महकमा माल के रिकॉर्ड में मुजारा ताबे मर्जी की इस्तेलाह बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, जिससे मुराद है एक ऐसा पटादार मुजारा या टेनेंट जो मालिक राजी की मर्जी के साथ लगान तय करके और दीगर शराइत तय करके जमीन पर कब्जा हासिल करे और उसको अपने ज़ेरे इस्तेमाल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं द टेनेंट एट विल। अब जहन में ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा मुजारा भी हो सकता है जो मालिक राजी की मर्जी के बगैर उसकी जमीन पर कब्जा हासिल करे और अपने इस्तेमाल में लाए और कानून भी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो बिल्कुल इसी तरह का जो मुजारा होता है उसी को कहते हैं दखीलकार। आज की वीडियो दखीलकारी के ऊपर है। हिंदुस्तान में कदीम दौर से ताल्लुक रखने वाला संस्कृत कानून हो या इस्लामी दौर का इस्लामी कानून, बादशाह वक्त को सल्तनत की सारी जमीन का मालिक समझा जाता था। इसके ऊपर बहुत से मौर्रिखीन की राय जो है वो मुख्तलिफ भी है, मगर जो मोतबर मौर्रिखीन हैं हिंदुस्तान के, जिनमें वी.एस. स्मिथ भी है और जेम्स मिल भी शामिल हैं, उनकी राय के मुताबिक हिंदुस्तान में हमेशा से बादशाह जो है वो जमीन का मालिक था। जब हिंदू दौर खत्म हुआ और मुसलमानों की बादशाहतें शुरू हुई तो सलातीन दिल्ली से लेकर मुगल दौर तक जब भी कोई बादशाह जो ताजपोशी होती थी बादशाह की, तो बादशाह अपने ताजपोशी के दौरान जो खुतबा पढ़ता था उसके अंदर बाकायदा इसका ऐलान भी किया जाता था कि बादशाह जो है वो पूरी सल्तनत की जमीन का मालिक है। बादशाह जमीन का मालिक तो था, मगर जमीन के ऊपर जो दूसरा सबसे बड़ा हक था वो उस काश्तकार का होता था जो जमीन को काबिले काश्त बनाता था, और जमीन को काबिले काश्त बना के उसको इस्तेमाल करने के बदले वो सरकार को अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा बतौर लैंड रेवेन्यू अदा करता था, और सरकार जो है वो उस काश्तकार की जो काबिले काश्त बनाई हुई जमीन है उसके ऊपर उसके कब्जे का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, और उस काश्तकार को कोई भी उस जमीन से बेदखल नहीं कर सकता था। जब वो काश्तकार फोत हो जाता था तो उसकी वही जमीन जो है वो विरासत के जरिए उसके वारसान को मुंतकिल हो जाती थी। जमीन के ऊपर कब्जे का ये हक इतना ज्यादा मजबूत था कि वो अपने इस कब्जे के हकूक को बेच भी सकता था। इसी कब्जे के हकूक को दखीलकारी या राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी कहते हैं। जमीन के ऊपर कब्जा हासिल करके उस पर काश्तकारी करने की ये रिवायत अपने आप में बहुत ज्यादा अनोखी मालूम होती है, मगर हिंदुस्तान के अंदर यही वो रिवाज था जिसकी वजह से हिंदुस्तान हमेशा काश्तकारी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है, और ये अपने अंदर एक तरह की इश्तराकी रिवायत थी। दुनिया के बाकी जितने भी खित्ते हैं जिनमें यूरोप और अमेरिका है, वहां पर इस तरह की रिवायत और रिवाज नहीं मिलते। वहां पर इनफरादी मलकियत का तसव्वुर था, और बादशाह जो है वो एक सेपरेट एंटिटी थी। उसके साथ मुल्क के अंदर या सल्तनत के अंदर लोगों की अपनी मलकियतें भी थी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल इससे उलट निजाम था, जिसमें बादशाह सारी जमीन का मालिक था और उसके ऊपर काश्तकार जो है उसको कब्जे के हकूक हासिल होते थे, और वो बगैर किसी रोक टोक के जमीन को काश्त करता जाता था। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो काश्तकार जो हैं वो भी बिला झिझक आजादी के साथ ज्यादा से ज्यादा रकबा जो है वो काश्त करते गए, और इसी रवायत की वजह से हिंदुस्तान के अंदर विलेज कम्युनिटीज भी बनी। जमीनों की तकसीम का ये तरीकाकार मेडिवल पीरियड तक जारी रहा। ये तरीकाकार जिसके अंदर बादशाह और काश्तकार के दरमियान कोई भी तीसरा आदमी नहीं था। जब बरतानिया का राज आया तो कंपनी के दौरे हुकूमत में बादशाह यानी सरकार और काश्तकार के दरमियान एक तीसरी क्लास ने जन्म लिया जो लैंडलॉर्ड क्लास थी। ये तीसरी क्लास तब सामने आई जब बरतानवी राज के दौरान जमीनों की निजकारी की गई और जमीनों को प्राइवेटाइज किया गया, यानी कि लैंडलॉर्ड यानी जागीरदार और जमींदार लोगों को मालकाना हकूक अता होना शुरू हुए। जमीनों की निजकारी के दौरान उस वक्त बरतानिया राज ने बहुत ज्यादा ऐसा रकबा भी जो है वो जमींदारों और जागीरदारों को अता कर दिया था जिनके ऊपर पहले से दखीलकार काबिज थे, और इसी के साथ एक नई तरह के मुजारे भी सामने आए
जिनको जागीरदारों और जमींदारों ने अपनी मर्जी से लगान तय करके रकबा इस्तेमाल के लिए देना शुरू कर दिया था। इस तरह टोटल 2 तरह के मुजारे हो गए। एक मुजारे वो थे जो दखीलकार थे, जो बगैर लगान दिए जमीन के ऊपर काबिज थे। उनके पास सरकारी रकबा भी था और ऐसा रकबा भी था जो जागीरदारों और जमींदारों को मालकाना हकूक जिनके अता कर दिए गए थे। और दूसरी तरह के मुजारे ऐसे थे जो जमींदारों और जागीरदारों ने अपनी मर्जी से लगान तय करके उनको जमीन इस्तेमाल के लिए दी थी। अब कुल 2 तरह के काश्तकार थे। पहले वो थे जो मुजारा बिला ताबे थे, यानी दखीलकार, जो मालिक की मर्जी के बगैर उसकी जमीन पर काबिज थे और लगान दिए बगैर काबिज थे। और दूसरे काश्तकार जो थे वो मुजारा ताबे मर्जी थे, जो जागीरदार, जमींदार या लैंडलॉर्ड की मर्जी के साथ लगान तय करके उसकी जमीन को इस्तेमाल कर रहे थे। जरूरत अब इस अमर की थी कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसके अंदर इन 2 तरह के काश्तकारों के हकूक को अलग-अलग लिखा जाए और अलग-अलग तरीके से इन लोगों को कानूनी तौर पर ट्रीट किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर टेनेंट्स का पहला कानून 1887 के अंदर आया, जिसका चौथा सेक्शन जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर है। और डेफिनेशंस के अंदर ही टेनेंट की डेफिनेशन भी की गई है, यानी कोई ऐसा आदमी जो किसी लैंडलॉर्ड की जमीन बाकायदा किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हासिल करे। ये तो था मुजारा ताबे मर्जी की तारीफ। लेकिन 5वें सेक्शन के अंदर दखीलकार होने की जो तमाम शराइत हैं वो तफसील के साथ बयान की गई हैं। यानी कब कोई मुजारा जो है वो दखीलकार समझा जा सकता है या कानूनी तौर पर वो दखीलकारी के हकूक हासिल कर सकता है। टेनेंसी एक्ट 1887 के 5वें सेक्शन के मुताबिक किसी मुजारे को तब दखीलकार माना जा सकता है जब कोई आदमी बगैर लगान दिए 20 साल तक किसी जमीन पर कब्जा रखे या उसकी पिछली 2 पीढ़ियां बाप और दादा की नस्ल से किसी जमीन पर वो काबिज चले आ रहे हों। इसके अंदर बुनियादी तौर पर शर्त लगान अदा न करने की है। या ऐसा आदमी जो किसी जमीन का मालिक था मगर वो अपने मालकाना हकूक से महरूम हो गया। यहाँ पर शर्त है कि वो वाली जमीन जो है वो सरकार ने जब्त न की हो या उसने रजाकाराना तौर पर किसी को वो जमीन बेची ना हो। तो मुमकिना तौर पर जमीन का टाइटल से महरूम होने की वजह कोई अदालती कार्रवाई हो सकती है या कर्ज ना अदा करने की वजह से उसका टाइटल डिस्प्यूट हो चुका हो, तो तब भी वो आदमी दखीलकारी के हकूक हासिल कर सकता है अगर वो 20 साल तक उसके ऊपर कब्जा कायम रखे और लगान भी अदा न करे। इसी तरीके से कोई ऐसा आदमी जो किसी गांव के अंदर उस गांव के बानी के साथ आकर आबाद हुआ हो और उसने उसी गांव के अंदर कुछ ऐसा रकबा काश्त करना शुरू किया हो जिसके ऊपर उसने कोई लगान अदा न किया हो, और जब वो हकूक दखीलकारी हासिल करने के लिए कलेक्टर के पास जाए तो उस गांव का बानी बाकायदा इस बात की शहादत दे कि उस आदमी ने ये रकबा किसी से लगान दिए बगैर हासिल किया है और ना किसी से उसने पटे पे वो रकबा हासिल किया है, तो उसको हकूक दखीलकारी हासिल हो सकते हैं। इसी तरीके से वो मुजारा भी जो है वो हकूक दखीलकारी हासिल कर सकता है जो कोई जागीरदार हो और वो किसी गांव में आया हो और उसको जागीर अता हुई हो, लेकिन अपनी जागीरी रकबे के अलावा अगर कोई रकबा लगान दिए बगैर वो कोई काश्त करता है तो ऐसा जागीरदार भी उस इजाफी रकबे के ऊपर हकूक दखीलकारी हासिल कर सकता है। इन तमाम शराइत में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर कोई मुजारा हकूक दखीलकारी क्लेम कर सकता है। हकूक दखीलकारी क्लेम करने के बाद उस आदमी को टेनेंसी एक्ट 1887 के मुताबिक दखीलकारी के जो हकूक हैं उनके मुताबिक ट्रीट किया जाता है। अब दखीलकार जो है उसके पास कब्जे का हक मोरूसी नौइयत का होता है, यानी वो इनहेरिटेंस के जरिए आगे अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है, जबकि मुजारा ताबी मर्जी के पास इस तरह का कोई भी राइट नहीं होता। हम लोग मुजारा ताबे मर्जी को गैर मोरूसी काश्तकार या गैर मोरूसी मुजारा भी कह सकते हैं, लेकिन जो दखीलकार होता है उसको मोरूसी दखीलकार या मोरूसी मुजारा भी हम लोग कह सकते हैं। इसी तरीके से दखीलकार को बगैर वजह के मालिक अराजी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता।
अगर कोई इस तरह का मौका पैदा हो भी जाए कि दखीलकार को उसकी जमीन से बेदखल करना हो, तो उसको बाकायदा मुआवजा देकर उस जमीन से बेदखल किया जाता है। यह मुआवजा उसकी तामीरात का भी हो सकता है और उसका वो खर्चा भी हो सकता है जिसके जरिए उसने जमीन को काबिल काश्त बनाया। जबकि मुजारा ताबे मर्जी को मालिक राजी अपनी मर्जी से जमीन से बेदखल कर सकता है। दखीलकार अपने दखीलकारी के हकूक आगे बेच सकता है, लेकिन मुजारा ताबे मर्जी अपने जो मुजारे की मुद्दत है वो पूरी करके जमीन से चला जाता है। वो जमीन आगे किसी को बेच नहीं सकता, अपने जो मुजारे के हकूक हैं वो आगे बेच नहीं सकता। इसी तरीके के साथ मुजारा ताबे मर्जी जमीन के ऊपर अपनी मर्जी से तामीरात नहीं कर सकता। दखीलकार अपनी मर्जी से जमीन के ऊपर तामीरात कर सकता है। ये थी बुनियादी जो फर्क थे दखीलकार और मुजारा ताबे मर्जी के, जो टेनेंसी एक्ट 1887 के अंदर पूरी तफसील के साथ लिखे हुए हैं। दखीलकारों के हकूक बहुत ज्यादा मजबूत समझे जाते हैं, यानी ये मालकाना हकूक के अलावा जमीन के ऊपर हर तरह का काम कर सकते हैं। 1912 के अंदर कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड का जो एक्ट है 1912, उसके अंदर जो सेक्शन 30 है उसके तहत जो दखीलकार हैं उनको मालकाना हकूक भी अता होना शुरू हो गए। पार्टीशन से पहले 1947 से पहले ये वो वाहिद कानून है जिसके तहत जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर दखीलकार बैठे हुए हैं उनको मालकाना हकूक अता किए गए। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सदर अयूब के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन की इस्लाहात की गई। इन ज़मीनी इस्लाहात का सबसे बड़ा मकसद जो था वो बड़ी जागीरों का खात्मा था। तो लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन के तहत पाकिस्तान के अंदर वो दखीलकार जो जागीरदारों की ज़मीन के ऊपर काश्तकारी कर रहे थे उनको मालकाना हकूक अता किए गए। इसी तरीके से जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के अंदर 1970s के अंदर 70 की दहाई में भी ज़मीनी इस्लाहात की गई और इन्हीं इस्लाहात में जो दखीलकार थे उनको मालकाना हकूक अता किए गए और वो जागीरदार जिनकी ज़मीनों के ऊपर लोग 20 साल से ज़ायद अरसा से काश्तकारी कर रहे थे लेकिन ना तो उनको मालकाना हकूक मिले थे ना उनको दखीलकारी के हकूक मिले थे, तो उनको दखीलकारी के हकूक के तहत बाकायदा दखीलकार लैंड रिकॉर्ड के अंदर लिखा गया। दखीलकारों को मालकाना हकूक अता करने की मद में जो सबसे आखिरी पेशरफ्त है वो द पंजाब कन्फर्मेंट ऑफ टेनेंसी राइट्स 12 के तहत हुई, जिसके तहत दखीलकारों को मालकाना हकूक अता किए गए और पूरे पंजाब के अंदर कोई भी जागीर जो है वो बाकी नहीं रही। मतलब के तमाम दखीलकार जो थे उनको मालकाना हकूक अता किए गए। इसके बाद बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत ये बात को अलल ऐलान बता दिया गया कि अब से कोई भी आदमी दखीलकारी के हकूक हासिल नहीं कर सकता। तो ये था पंजाब के अंदर आज की सूरत हाल के आज कोई भी आदमी टेनेंसी राइट्स जो हैं, जो ऑक्यूपेंसी राइट हैं, उनको हासिल नहीं कर सकता। हकूक दखीलकारी के ऊपर बहुत ज्यादा मवाद हमें मिलता नहीं है। इस ज़मन में मुझे एक राधा रोमन मुखर्जी इंडिया के राइटर हैं, उनकी एक किताब है द हिस्ट्री एंड द इंसिडेंट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट। इस किताब ने बहुत ज्यादा फायदा दिया है और इसी किताब से मैंने कुछ चीजें निकाल के आपके सामने पेश की हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगी और काफी ज्यादा मददगार भी साबित होंगी। मजीद इस तरह के टॉपिक्स के लिए आप मुझे सजेशन दें, मैं ये वाला जो भी टॉपिक आएगा उसको बड़ी तफसील के साथ पढ़ूंगा और पढ़ के आपको बड़ी आसानी के साथ और सहूलत के साथ पेश करूंगा आपके सामने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।